आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है संविधान की अनुसूचियों के बारे में या शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो आइए शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करते हैं। भारत का जो संविधान है मूल रूप से जब वो लागू हुआ, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज की तारीख में या वर्तमान समय की हम बात करें तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 8 के बाद वाली अनुसूचियां 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो अनुसूचियां हैं, इन अनुसूचियों को बाद में संविधान में जोड़ा गया। और संविधान में जब भी कोई चीज जोड़ी जाती है तो क्या होते हैं? संविधान संशोधन होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किए जाते हैं। और कब कब किए जाते हैं? 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए पहला संविधान संशोधन 1952 में, 10वीं अनुसूची के लिए 52वां संविधान संशोधन 1965 में, 11वीं के लिए 73वां संविधान संशोधन 92 में और 12वीं अनुसूची के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में। तो इस प्रकार 4 संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूचियां बाद में संविधान में जोड़ी जाती हैं। याद रखने का क्रम मैं आपको बता दूं, तरीका बता दूं। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, 10वीं अनुसूची 52 तो 2, 52 का 2 आपको ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची किसके माध्यम से? 73वें संविधान और 74वें। तो 1 2 3 4 इस तरह आप क्रम ध्यान रख सकते हैं। पहला संविधान संशोधन 52 का 2 ध्यान रखना है, 53 का 3 और 74 का 4 आप यदि आप ध्यान रखोगे तो 1 2 3 4 इस क्रम से आपको 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए किए गए संविधान संशोधनों का क्रम आसानी से याद रह सकता है। तो ये थी संविधान की अनुसूचियों के बारे में एक परिचय। अब विस्तार से हम एक एक अनुसूची के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली अनुसूची के बारे में। तो पहली जो अनुसूची है संविधान की, उसमें जो संघ है, संघ का तात्पर्य भारत के जो राज्य हैं उनके और यूटी या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के नाम के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ इनके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो यहां सूक्ष्म रूप से आपको एक तथ्य ध्यान रखना है कि अनुसूची 1 में संघ के राज्य और यूटी के बारे, संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। ऑप्शन में आपको इस तरह भी दिया जा सकता है, जब प्रश्न आएगा आपका कि पहली अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है, तो वहां ऑप्शन दिया जा सकता है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र के बारे में। और इसी के साथ यदि यह विकल्प भी दिया जाए कि संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो आपको संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की कुछ सूक्ष्म चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि प्रश्न यहीं से अब निकलते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरी और तीसरी अनुसूची के बारे में। तो दूसरी जो अनुसूची है उसमें वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है, जबकि तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ के बारे में बात की गई है। तो आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची में किसके वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है और तीसरी अनुसूची में किन लोगों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बात की गई है। दूसरी जो अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसी तरह राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और राज्य में जितनी भी विधानसभा और विधान परिषद है उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके वेतन भत्ते और भारत का कैग यानी नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है उसके वेतन भत्तों के बारे में अनुसूची 2 के बारे में बात की गई है कि इनके वेतन भत्ते किस प्रकार से निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद अनुसूची 3 में कुछ लोगों द्वारा ली जाने वाली शपथ और उसके प्रारूप के बारे में बताया गया है। तो किन किन लोगों द्वारा ली जाने वाली शपथ? सांसद या एमपी का जो चुनाव लड़ रहा है वो एमपी के रूप में चुना गए व्यक्ति को भी शपथ लेनी होती है, साथ ही साथ एमपी के रूप में जो चुनाव लड़ रहा है उस प्रत्याशी को भी शपथ लेनी होती है। इसी प्रकार एमएलए का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति और एमएलए चुने गए व्यक्ति दोनों द्वारा शपथ ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, संघ और राज्य सरकार में मंत्री, साथ ही साथ कैग, इन सभी की जो शपथ है उसका प्रारूप किसमें दिया गया है? अनुसूची 3 में दिया गया है। और यहां ये बताया गया है कि सांसद, विधायक यानी एमपी और एमएलए, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसकी शपथ लेंगे? संविधान के प्रति श्रद्धा की शपथ लेंगे और कर्तव्य पालन की शपथ लेंगे। और जो मंत्री संघ सरकार में और राज्य सरकार में जो मंत्री हैं वो किसकी शपथ लेंगे? ये शपथ तो लेंगे ही लेंगे, संविधान के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य पालन की तो शपथ लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ अपने पद की गोपनीयता की शपथ भी लेंगे। तो ये बात करी हमने वेतन भत्तों और शपथ के बारे में। अब यहां आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है? देखिए
दूसरी जो अनुसूची है उसमें आप राष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम देख रहे हैं, लेकिन तीसरी अनुसूची में आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है, तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। इसी प्रकार का प्रश्न आरएएस 2013 में पूछा गया था, प्री एग्जाम आरएएस 2013 की जो प्री एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि क्या तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ वर्णित है। तो यदि आप तेजी से बिना सूक्ष्म रूप से ध्यान दिए तीसरी अनुसूची को आप पढ़ जाते हो तो, और केवल इतना ही पढ़ जाते हो कि तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, तो आप राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ है उसका वर्णन भी तीसरी अनुसूची में ही समझ बैठते हो। और अधिकतर लोगों ने 2013 में इस प्रश्न को गलत किया था। तो यहाँ आपको ये सूक्ष्म तथ्य ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ इनकी शपथ का वर्णन नहीं किया गया है तो कहाँ किया गया है, वो हम जब राष्ट्रपति और राज्यपाल का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अनुसूची 4 के बारे में। तो अनुसूची 4 में राज्य और जो यूटी या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में उनका क्या प्रतिनिधित्व होगा, इसके बारे में बात की गई है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में। तो 5वीं जो अनुसूची है उसमें किसका वर्णन किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के संबंध में कुछ वर्णन, मिजोरम राज्य को छोड़कर, ये ध्यान रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के बारे में बात की गई है। और उन अन्य राज्यों के किसके बारे में बात की गई है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति के प्रशासन के संबंध में बात की गई है। जबकि 6वीं जो अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के बारे में बात की गई है और वहां पर भी जनजाति क्षेत्र के बारे में। तो दो अंतर आपको ध्यान रखने, 5वीं अनुसूची में कौन से राज्यों के बारे में बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में। जबकि 6ठी अनुसूची में कौन से राज्यों के बारे में बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात की गई है। 5वीं अनुसूची में इन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति के बारे में बात की गई है। जबकि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के केवल जनजाति क्षेत्र के बारे में बात की गई है। 5वीं अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है आर्टिकल 2441 या 244(1) और 6वीं अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 244(a). अब विस्तार से 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को हम देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, किसके बारे में। 5वीं अनुसूची में तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में, जबकि 6वीं अनुसूची में किसके बारे में, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। आइए देखते हैं किस प्रकार के विस्तृत प्रावधान यहां किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे 5वीं अनुसूची और उसी के साथ कंपेयर करते हुए हम चलेंगे 6वीं अनुसूची के साथ। तो आइए देखते हैं पहले 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में जैसा मैंने आपको बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के बारे में लागू होती है। क्या प्रावधान है, ऐसे राज्य किसको छोड़कर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर ऐसे राज्य जहां क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, या अनुसूचित क्षेत्र नहीं है परंतु वहां पर क्या करती है, अनुसूचित जनजाति निवास करती है, वहां पर किसका गठन किया जाएगा, एक जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और इस जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्य कितने होंगे, 20 होंगे। कितने सदस्य होंगे, 20 सदस्य होंगे, ठीक है। और 20 सदस्यों में से 3/4 किसके होंगे, एसटी के होंगे, अनुसूचित जनजाति के होंगे। सदस्यों की जो संख्या है, उनकी जो नियुक्ति है और अन्य इस संबंध में जो नियम हैं, जो जनजातीय सलाहकार परिषद बनेगी उसके संबंध में, चाहे संख्या हो, चाहे उनकी नियुक्ति हो और चाहे अन्य नियम हो, वो सभी के सभी किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो ये तो बात हुई किसके बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के बारे में। जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य हैं वहां क्या किया जाएगा, स्वशासी जिलों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और स्वशासी जिलों का गठन कहां किया जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के वे क्षेत्र जहां पर क्या है, जनजातीय क्षेत्र हैं, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में किसका गठन किया जाएगा, स्वशासी जिलों का गठन किया जाएगा।
यहां हमने किसका गठन देखा था, यहां जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। स्वशासी जिलों का तो गठन कर ही लिया, लेकिन यदि किसी जिले में जनजातियों की संख्या क्या है, अधिक है, तो जो स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, इन स्वशासी जिलों को स्वशासी प्रदेशों में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। जिलों को किस में बांट दिया जाएगा, स्वशासी प्रदेश में बांट दिया जाएगा। स्वशासी जो जिले होंगे उनमें क्या होगी, जिला परिषद होगी। यहां क्या थी, जनजातीय सलाहकार परिषद, यहां क्या है, जिला परिषद। अब ये जो जिला परिषद है इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, 30 सदस्य होंगे, जिनमें से 26 सदस्य तो क्या होंगे, इलेक्टेड या निर्वाचित होंगे, जबकि 4 किसके द्वारा होंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। इधर आपने देखा था जनजातीय जो सलाहकार परिषद थी उसमें सदस्य कितने थे, 20, और 20 में से तीन चौथाई क्या थे, एसटी के थे। बस इतना ही संविधान में बताया गया है, जबकि यहां पूरे जो 30 सदस्य हैं उनका क्या बताया गया है कि 26 तो निर्वाचित और 4 क्या होंगे, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या बताया है, स्वशासी, हमने देखा कि स्वशासी जो जिले हैं उनमें यदि जनजातियों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या, प्रादेशिक परिषद का भी गठन किया जा सकेगा। ये जो स्वशासी जिले गठित किए गए हैं उनमें जिला परिषद गठन की गई है, और यदि स्वशासी प्रदेशों का गठन किया गया है तो वहां प्रादेशिक परिषद जो गठित की गई है उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इन जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का क्या किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। लेकिन कैसे किया जा सकता है, यह विघटन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन राज्यपाल क्या करेगा, उससे पहले एक आयोग को इस बारे में जांच करने के लिए कहेगा, और आयोग क्या करता है, जांच करके सिफारिश देता है, तो उसकी सिफारिश के आधार पर ही राज्यपाल इन जिला परिषदों या प्रादेशिक परिषदों का 5 साल से पहले क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है। साथ ही जो स्वशासी जिले हैं उनकी स्थापना, उनके क्षेत्रफल को घटाने या बढ़ाने का जो निर्णय है, या उन जिलों के नाम का परिवर्तन का जो निर्णय है, वो भी किसके द्वारा लिया जाता है, राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। तो ये कुछ प्रावधान हमने देखे 5वीं और 6वीं अनुसूची में तुलनात्मक रूप से। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रावधानों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था, स्वशासी देखा था हमने पिछले में, जनजातीय सलाहकार परिषद, स्वशासी नहीं, जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या करा जाएगा, यहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद हमने देखी थी, गठित हुई थी। ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है उसका कार्य क्या होगा कि ये जनजाति के कल्याण के लिए, जनजाति की उन्नति के लिए जो भी विषय उन्हें राज्यपाल देगा उस पर क्या देगी, राज्यपाल को सलाह देगी। यानी इसका प्रमुख जो कार्य होता है वो क्या होता है, सलाहकारी होता है। किसको सलाह देती है, राज्यपाल को सलाह देती है। ये जनजातीय सलाहकार परिषद किसके बारे में सलाह देती है, ये जनजाति के कल्याण और जनजाति के उन्नति से संबंधित ऐसे विषय जो राज्यपाल उन्हें सौंपे उसके बारे में ये जनजातीय सलाहकार परिषद राज्यपाल को सलाह देती है। इसका यदि हम कार्य देखें, इधर जो प्रादेशिक 6वीं जो अनुसूची है, 6वीं अनुसूची में जो जिला परिषदें गठित की गई थी उनका जो कार्य है वो क्या है कि ये जिला परिषद और प्रादेशिक जो परिषद हैं वो विधि बनाने का कार्य करती हैं। ये क्या बनाने का कार्य करती हैं, कानून बनाने का कार्य करती हैं। अपने क्षेत्र में क्या बनाने का कार्य करती हैं, कानून बनाने का कार्य करती हैं। लेकिन ये कानून इनके द्वारा राज्यपाल की अनुमति के पश्चात ही बनाया जा सकता है। साथ ही साथ ये परिषदें अपने अधीन जो क्षेत्र हैं उसमें ग्राम परिषद और ग्राम न्यायालयों का भी क्या कर सकती हैं, गठन कर सकती हैं। लेकिन इन ग्राम परिषद और ग्राम न्यायालय जो गठित किए गए हैं इनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसके बारे में जो निर्णय है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ ये परिषदें अपने क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों का निर्माण कर सकती हैं, औषधालय का निर्माण कर सकती हैं, सड़क, मत्स्य क्षेत्र आदि सभी कार्य कर सकती हैं। साथ ही साथ ये परिषदें क्या कर सकती हैं, साहूकार और जो गैर जनजातीय समुदाय है उनके व्यापार को क्या कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, रेगुलेट कर सकती हैं। लेकिन ये भी कब किया जाएगा, राज्यपाल जब ऐसी स्वीकृति दे दे उसके पश्चात ही। साथ ही साथ ये परिषदें भू राजस्व का आकलन भी करती हैं और संग्रहण भी करती हैं। तो हम देखेंगे जनजातीय सलाहकार परिषद जो है, जनजातीय सलाहकार परिषद जो 5वीं अनुसूची में गठित की गई है उसकी अपेक्षा जो इनका कार्य है वो अधिक विस्तृत प्रकार का है। जनजातीय सलाहकार परिषद जहां हमने देखा था केवल एक सलाहकारी कार्य कर रही है, जबकि
छठवीं अनुसूची के तहत गठित जिला और प्रादेशिक परिषद हैं, ये कानून बनाने के साथ साथ कुछ कार्यान्वयन संबंधी कार्य भी करती हैं। पांचवी अनुसूची में गठित जो जनजातीय सलाहकार परिषद है वो सलाह तो दे ही रही थी किसके बारे में, जनजाति के कल्याण और उन्नति के बारे में। साथ ही जो अन्य कार्य इसके द्वारा किया जाता है वो क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र की जो शांति और सुशासन है उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति लेता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण परिषद जनजातीय सलाहकार परिषद, इसकी भी क्या लेता है, सलाह लेता है। तो राष्ट्रपति की तो अनुमति लेगा राज्यपाल और जनजातीय सलाहकार परिषद की क्या लेगा, सलाह लेगा। और उसके पश्चात क्या कार्य कर सकता है, जनजाति जो अपनी भूमि अंतरण करती है, ठीक है, उस पर क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। साथ ही साथ साहूकारों के कारोबार को भी क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने तुलनात्मक अध्ययन देखा कि जनजातीय सलाहकार परिषद के क्या कार्य हैं और जिला और प्रादेशिक परिषदों के क्या क्या कार्य हैं। आगे चलते हैं और कुछ और उपबंधों के बारे में बात करते हैं, कुछ और प्रावधानों के बारे में बात करते हैं जो किसके अंतर्गत किए गए हैं, पांचवी और छठी अनुसूची के अंतर्गत किसके संबंध में किए गए हैं, जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इस प्रकार के और कार्य हैं। देखिए, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि संसद और विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, कोई अधिनियम बनाया जाता है, तो वो पांचवी अनुसूची के जो क्षेत्र हैं उनमें लागू हो या नहीं हो, इसके बारे में निर्णय कौन करेगा, राज्यपाल निर्णय करेगा। और राज्यपाल चाहे तो इन कानूनों को, चाहे वो कानून विधानमंडल ने बनाया हो, राज्य के विधानमंडल ने बनाया हो, चाहे संसद ने बनाया हो, राज्यपाल चाहेगा तो उन्हें क्या कर देगा, लागू कर देगा, चाहेगा तो लागू नहीं करेगा और चाहेगा तो संशोधन के साथ लागू करेगा। चाहेगा तो किसके साथ लागू करेगा, संशोधन के साथ लागू करेगा। जबकि छठवीं अनुसूची में क्या प्रावधान है कि संसद और विधानमंडल के जो कानून हैं उनको क्या किया जाएगा, राज्यपाल लागू करे या ना करे या संशोधनों के साथ लागू करे। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है। जैसे असम के लिए यह अधिकार किसको दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया है कि वो संसद और विधानमंडल के कानूनों को लागू करे या ना करे या संशोधित रूप में लागू करे। लेकिन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में क्या व्यवस्था की गई है कि यहां पर संसदीय जो कानून है, संसदीय जो यानी संसद द्वारा बनाए गए जो अधिनियम हैं उनको लागू करने या ना करने का निर्णय तो किसके द्वारा लिया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाएगा। जबकि जो विधानमंडल के कानून हैं उनको लागू करने का निर्णय राज्यपाल के द्वारा लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं असम के मामले में तो संपूर्ण अधिकार, चाहे वो विधानमंडल कानून हो चाहे संसदीय कानून हो, उसे लागू करने का समस्त अधिकार राज्यपाल के पास में है। जबकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के मामले में यह अधिकार किसके पास में है, संसदीय कानूनों के मामले में तो राष्ट्रपति के पास में है, जबकि विधानमंडलीय कानूनों के मामले में किसके पास में है, राज्यपाल के बारे में पास सुरक्षित है। ये तो बात हुई विधानमंडलीय और संसदीय कानूनों को लागू करने के बारे में। अब हम बात करेंगे कुछ और प्रावधान पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले राज्य की जो न्याय कार्यपालक शक्ति है उसका विस्तार पांचवी अनुसूची में जो क्षेत्र दर्शाए गए हैं वो होगा या नहीं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, पांचवी अनुसूची में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके तहत ही किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार इस पांचवी अनुसूची में दर्शाए गए जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन हेतु क्या कर सकता है, राज्य को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है पांचवी अनुसूची के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में। साथ ही साथ राज्यपाल क्या करता है, इन पांचवी अनुसूची के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध में या तो प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर क्या देता है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। साथ अनुसूचित क्षेत्र की जो घोषणा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरह इस अनुसूचित क्षेत्र जो पांचवी अनुसूची में दिखाया गया है उसकी क्षेत्र को घटाना, उसके क्षेत्र को बढ़ाना या उसके क्षेत्र को परिवर्तन जो करना है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन किसकी परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से ही ऐसा किया जा सकता है। अब हम बात करें कि पांचवी अनुसूची में क्या संशोधन किया जा सकता है, तो जी हां, संशोधन किया जा सकता है। पांचवी अनुसूची में यह संशोधन संसद कर सकती है और ऐसा संशोधन यदि किया जाएगा तो वो आर्टिकल 368 के तहत या
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। तो कुछ इस प्रकार के प्रावधान 5वीं और 6वीं अनुसूची में किए गए हैं। अब बात करते हैं हम 7वीं अनुसूची की। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है हमने कंपैरिजन के रूप में या तुलनात्मक रूप से देखी, ताकि अलग अलग हम ध्यान रख सकें कि 5वीं अनुसूची में किस प्रकार की बात कही गई है और 6वीं अनुसूची में, दोनों को एक साथ देख के हम तुलनात्मक रूप से देख सकें कि किसमें किसके बारे में बात की गई है और क्या बात की गई है। अब हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ इन तीनों सूचियों में क्या क्या विषय आते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है, पहले तो हमें उन्हें समझना है। संघ सूची का तात्पर्य है ऐसे विषय जिन पर क्या है, संघ सरकार क्या बना सकती है, संघ या केंद्र सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची का तात्पर्य ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार क्या बना सकती है, राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है। जबकि समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसके बारे में संसद यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तात्पर्य विधानमंडल दोनों ही क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो उसको क्या कह देते हैं, समवर्ती सूची। तो इस राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का वर्णन ही किसमें किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। साथ ही साथ इस अनुसूची में क्या बताया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से और कितने विषय शामिल होंगे। तो बताया गया है कि संघ सूची जो है उसमें जो विषय हैं वो कितने हैं, वर्तमान में 100, राज्य सूची में विषय कितने हैं, 61, और समवर्ती सूची में विषय कितने हैं, 52। ये तो है वर्तमान की बात। लेकिन मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, जबकि राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। तो इस तथ्य को यदि आप गौर से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि संघ सूची के विषय 100 से कितने किए गए हैं, 97 किए गए हैं, जबकि राज्य सूची के विषय 61 से बढ़ा के कितने किए गए हैं, 66। तो यहां हम देखेंगे कि राज्य सूची के जो विषय हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, यानी राज्य अब अधिक विषयों पर कानून बना सकते हैं और केंद्र अब अपेक्षाकृत जो मूल संविधान में थे उनसे कम विषयों में क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि यहां पर क्या बढ़ाई गई, राज्य सरकारों की क्या बढ़ाई गई है, राज्य सरकारों की शक्ति जो है वो बढ़ाई गई है, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या है, सहकारी संघवाद का एक लक्षण है। तो ये बात हुई 7वीं अनुसूची की। अब हम देखेंगे 7वीं अनुसूची जो है उसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया 100 विषय, 61 विषय और 52 विषय आते हैं। सभी के सभी विषय को तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषय हमें ध्यान में रखने हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। तो संघ सूची में जो महत्वपूर्ण विषय बताए गए हैं जिन पर केवल संघ सरकार ही, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, वो कौन से हैं, रक्षा, विदेश, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, केंद्र राज्य व्यापार, जनगणना, लेखा परीक्षण और भारत से बाहर तीर्थ स्थल जो स्थित है, इन सब के बारे में कोई भी कानून बनाना होगा तो वो कौन बनाएगा, केवल संसद बना सकती है। जबकि राज्य सूची के विषय जिन पर क्या बना सकती है, केवल विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में ही संसद को इनके मामले में शक्ति प्राप्त होगी। विशेष परिस्थितियां कौन सी होगी उन्हें आने वाली कुछ क्लासेस में हम देखने वाले हैं। लेकिन राज्य सूची के विषय आपको ध्यान रखने हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, जेल, मछली पालन, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई, टोल टैक्स और भारत में जो तीर्थ स्थल स्थित है उन सभी विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है, राज्य के विधानमंडल बनाएंगे। जबकि समवर्ती सूची के विषय कौन से हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड, विवाह, तलाक, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, बिजली, दवा, श्रम कल्याण, अखबार, पुस्तक, प्रेस और सामाजिक आर्थिक योजनाएं, इनसे संबंधित कानून कौन बना सकता है, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण विषय किस किस के, संघ सूची और साथ ही साथ राज्य सूची और समवर्ती सूची के। आगे चलते हैं और बात करते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जैसा आपने देखा था कि राज्य सूची जो है उसमें क्या थे, मूल रूप से जो संख्या थी वो कितनी थी, 57 थी, लेकिन बाद में वो बढ़कर कितनी हो गई, 61 हो जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 4 जो हैं उनको क्या किया गया, समवर्ती सूची में जो संख्या है उसको हमने देखा था कि समवर्ती सूची में विषयों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है
क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन है उससे उससे क्या किया गया था, 5 विषय राज्य सूची से किसमें डाले गए थे, समवर्ती सूची से में डाले गए थे। ये कौन कौन से विषय थे, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव व पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। ये 5 विषय जो हैं ये राज्य सूची से निकालकर कौन सी सूची में डाले गए, समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। कब डाल दिए गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये बात हुई 7वीं अनुसूची की। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं के बारे में बात की गई है और कुल 22 भाषाएं इस 8वीं अनुसूची में वर्णित की गई हैं। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, असम, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, जिसे अब इसका नाम क्या किया गया है, उड़िया की जगह उड़िया कर दिया गया है, पंजाबी, कोंकणी और मराठी। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, सिंधी, संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो। ये कुल यहां तक कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ था, मूल जब संविधान बना था हमारा, उसमें 22 भाषाएं नहीं थी। उसमें इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14। इसका तात्पर्य क्या हुआ, बाकी की जो 8 भाषाएं हैं वो संविधान संशोधन के माध्यम से इस 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। तो कौन सी संविधान संशोधन के माध्यम से, हम देखेंगे 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। एक भाषा सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा डाली गई, जबकि 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या डाली गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 32वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से क्या डाली गई, कौन सी भाषा डाली गई, बोडो, डोगरी और 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को किसमें डाला गया, 8वीं अनुसूची में डाला गया। यानी 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक भाषा, जबकि 3 भाषाएं किसके द्वारा, 71वें संविधान संशोधन से और 92वें संविधान संशोधन से कितनी भाषाएं, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से 4 3 7 और 8 भाषाएं बाद में सम्मिलित की गई, 21, 71 और 92। याद कैसे रखना है, 21वां संविधान संशोधन फिर 71वां, 21 और 71 को आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 92वां संविधान संशोधन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये बात करी हमने 8वीं अनुसूची की। अब 8वीं अनुसूची जो है हमारी, उससे संबंधित कुछ संविधान में अनुच्छेद भी वर्णित हैं जो उससे संबंध रखते हैं, भाषाओं से संबंध रखते हैं। तो भाषाओं से संबंधित एक अनुच्छेद तो कौन सा है, 344(1), जो कि क्या कहता है कि राष्ट्रपति हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर क्या करेगा, एक आयोग का गठन करेगा। साथ ही साथ एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 351, जो क्या कहता है कि हिंदी भाषा का संघ द्वारा क्या किया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा, सरकार द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये थी 8वीं अनुसूची, उसमें सम्मिलित भाषाएं। आपने 8वीं अनुसूची से संबंधित जो भाषाएं हैं उनके बारे में बात की है, लेकिन एक शब्द आप और सुनते हैं भाषाओं के बारे में, वो है शास्त्रीय भाषा। तो अब हम अंतर देखेंगे कि 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं उनमें और शास्त्रीय भाषा में अंतर क्या होता है। तो देखिए, क्या संविधान में 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए उस भाषा की कुछ योग्यता निर्धारित की गई है, तो इसका जवाब है नहीं। तो किसी प्रकार की कोई शर्त वर्णित नहीं की गई है कि किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ऐसी कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। और साथ ही साथ शास्त्रीय जो भाषाएं हैं उनका भी संविधान में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन कुछ भाषाओं को संस्कृति मंत्रालय ने उनकी प्राचीनता और उनके महत्व के आधार पर किस भाषा का दर्जा दिया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो ध्यान रखना आपको, शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया है वो संविधान द्वारा नहीं दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया गया है। और किसके आधार पर दिया गया है, भाषा की प्राचीनता और महत्व के आधार पर। तो शास्त्रीय भाषा का आधार तो क्या है, भाषा की प्राचीनता और उसका महत्व है। लेकिन 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए प्राचीनता या महत्व की कोई बात या कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, शास्त्रीय भाषाएं तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत और उड़िया, ये क्या है, शास्त्रीय भाषाएं। और आप देखेंगे कि ये सभी की सभी शास्त्रीय भाषाएं 8वीं अनुसूची में भी सम्मिलित हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि 8वीं अनुसूची में केवल शास्त्रीय भाषाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। अब अगली अनुसूची की ओर बढ़ते हैं और वो है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में कुछ कानूनों की बात की गई है। और ये कानून कैसे हैं, भूमि सुधार से संबंधित कानून है। कानून चाहे किसके द्वारा बनाया गया हो, संसद के द्वारा बनाया गया हो, चाहे किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो, भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून बनाए गए उनको कहां डाला गया है,
9वीं अनुसूची में उनका वर्णन किया गया है। और इससे संबंधित जो संविधान में अनुच्छेद है वो है 31B, 31B, जैसे हम मूल अधिकार जब पढ़ेंगे उस समय विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो 9वीं अनुसूची किसके विषय में होगी? भूमि सुधार से संबंधित संसदीय और विधानमंडलीय कानूनों के विषय में। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। और 10वीं अनुसूची किसके बारे में बात करती है? दल बदल के आधार पर किसकी अयोग्यता के बारे में बात करती है? एमपी और जो एमएलए हैं उनकी अयोग्यता के बारे में बात करती है। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता के उपबंधों के बारे में किसमें बताया गया है? 10वीं अनुसूची में बताया गया है। तो चाहे एमपी लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का, इसी तरह एमएलए विधानसभा का हो या विधान परिषद का, सभी की अयोग्यता के बारे में इस 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसके लिए अयोग्यता संबंधी कुछ बातें बताई गई हैं कि किन परिस्थितियों में अयोग्य कोई व्यक्ति हो जाता है एमपी और एमएलए रहने से। तो क्या बताया गया है? यदि कोई राजनीतिक दल है, उसका कोई एमपी या एमएलए क्या करता है? पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, या फिर या तो सदस्यता छोड़ देता है, या पार्टी के विरुद्ध मतदान करता है, या पार्टी कहे कि मतदान में उपस्थित रहना है और वो अनुपस्थित रह जाता है, तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो एमपी या एमएलए के पद के अयोग्य हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ता है, उसके साथ में उस राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ते हैं, यानी कुल 2/3 सदस्य यदि किसी राजनीतिक पार्टी के उस राजनीतिक पार्टी से क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं या उसको छोड़ देते हैं, तब इन सदस्यों पर यह लागू नहीं होगा। तो जैसे कोई पार्टी है ए, इसमें से इसके जो सदस्य हैं 20 सदस्य हैं, और इस 20 सदस्य में से मान लो 15 सदस्य पार्टी बी में चले गए, तो पार्टी ए में रह गए 5 सदस्य और पार्टी बी में आ गए 15 सदस्य। चूंकि 2/3 सदस्य गए हैं, तो इन 15 सदस्य जाने वालों की सदस्यता भी क्या नहीं होगी? समाप्त नहीं होगी, ये भी अयोग्य नहीं होंगे, और बाकी के जो बचे हुए 5 है वो भी अयोग्य नहीं होंगे। और ये अयोग्यता संबंधी प्रावधान किसी सदन के, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने पर क्या होंगे? ये अयोग्यताएं लागू नहीं होंगी। और इन अयोग्यताओं से संबंधित जो निर्णय लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा? सदन के अध्यक्ष है। जैसे लोकसभा का जो सदस्य है उसकी अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा की अयोग्यता का निर्धारण, राज्यसभा सांसद की अयोग्यता का निर्धारण राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, विधानमंडल और विधान परिषद का जो सदस्य है उनकी अयोग्यता का निर्धारण उनके अध्यक्षों के द्वारा लिया जाता है। न्यायालय को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आधिकारिकता प्राप्त नहीं है। और इस 10वीं अनुसूची से संबंधित जो संविधान में अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 102, अनुच्छेद 102। अब चलते हैं 11वीं और 12वीं, अंतिम जो हमारी अनुसूचियां हैं संविधान की, 11वीं और 12वीं। 11वीं अनुसूची जो है उसमें किसके बारे में बताया गया है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों के बारे में बताया गया है। और संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 243 से लेके 243 ओ, 243 से लेके 243 ओ। 12वीं जो अनुसूची है उसमें स्थानीय जो स्वशासन है उससे संबंधित 18 विषय हैं जो हैं उनका वर्णन किया गया है। और संबंधित जो अनुच्छेद हैं इससे वो हैं 243 पी से 243 जेड, और इसके अलावा 243 जेड ए से 243 जेड जी। तो ये थी हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां, 1 से लेके 12। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान समय में कितनी है? 12 है।